पति वाले पुण्य में तो उनका हिस्सा है ही आधा। जब भी कुछ कहती हैं तो हम यही बात कह देते हैं तो फिर एक समय हो गया है, आधा हिस्सा है बिना मेहनत के मिल रहा है, घूमने की क्या जरूरत है। चलिए संदीप जी शुरू करते हैं। बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? गुरु है। कौन सा क्वेश्चन पूछना है आयुष जी? रोहित जी नमस्कार। रोहित जी, आयुष जी लिख दीजिए क्वेश्चन क्या पूछना है। बृहस्पति को क्या कहते हैं? गुरु। और गुरु की दो चीजें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा असरदार होती हैं। कौन कौन सी चीजें? ज्ञान और आशीर्वाद। गुरु के ज्ञान और आशीर्वाद का ही क्या होता है? महत्व होता है। अब ये गुरु को ऐसे समझ लीजिए, गुरु जब दृष्टि डालेगा तो आशीर्वाद देगा, तो किस चीज का? ज्ञान का। ज्ञान रूपी आशीर्वाद की जरूरत होती है। लेकिन ये आशीर्वाद आपको मिलेगा कब? जब आपको या तो गुरु का साथ मिले या तो गुरु की आप पर दृष्टि जाए। भाई या तो साथ रहेंगे तब ज्ञान और आशीर्वाद मिल जाएगा, साथ रहेंगे तो गुरु की संगति मिली तो गुरु की नजर तब भी है। या फिर साथ नहीं है, दूर ही है, तो गुरु की नजर आप पर पड़े। नजर पड़ने का मतलब यहां पर क्या है कि गुरु आपको अटेंशन दे, समझे कि हाँ फला व्यक्ति है यहाँ पे देख रहा है, गुरु का ध्यान आप पर जाए, यानी दृष्टि। तो इसीलिए कहा गया है कि जो ग्रह बृहस्पति के साथ में होगा या बृहस्पति की दृष्टि में होगा, यानी गुरु के साथ या गुरु की दृष्टि में होगा, उसके ऊपर दो चीजों की कृपा हो जाएगी। बृहस्पति कृपा का कारक ग्रह है, कृपा माने आशीर्वाद। तो उस ग्रह के ऊपर आशीर्वाद और ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान उसके ऊपर और आशीर्वाद बरसता है। अब ये जो ज्ञान और आशीर्वाद है ये क्या करता है? ज्ञान से आप किसी भी चीज का क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। ज्ञान नहीं होगा तो आप किसी भी चीज का विस्तार नहीं कर पाएंगे, संरक्षण नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए गुरु को क्या कहा जाता है? विस्तार का ग्रह कहा जाता है और संरक्षण का ग्रह कहा जाता है। तो गुरु जिस भाव को देखेगा, कुंडली के जिस घर को देखेगा, गुरु जहां बैठा है वहां से पांचवें, सातवें और नौवें घर को देखेगा। तीन दृष्टियां हैं बृहस्पति के पास, पांच, सात और नौ। तो बृहस्पति जहां बैठा है वहां से आपकी कुंडली में पांचवें, सातवें और नौवें घर को देखेगा, तो उस घर से संबंधित ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद मिलेगा, यानी उस भाव के फलों के लिए आपके जीवन में एक तरीके से कृपा बनी हुई है बृहस्पति की, गुरु की। जब कृपा है तो उस भाव का क्या होगा? संरक्षण होगा और विस्तार होगा। तो इसीलिए गुरु जिस ग्रह और भाव को देखता है, कहा जाता है वहां पर अमृत बरसता है। तो गुरु अमृत बरसाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। अब इसी सूत्र को अगर हम आगे बढ़ा दें तो जहां पे ज्ञान है, गुरु विवेक का ग्रह है, ज्ञान है, विवेक है, गुरु आशीर्वाद है, गुरु कृपा है। तो जहां पर आशीर्वाद है, कृपा है, ब्लेसिंग्स है, ज्ञान है, विवेक है, जब इतनी चीजें हैं तो वह भाव क्या हो जाएगा? सम्मानित। तो उस भाव का, किसी भी चीज का सम्मान बनाए रखने के लिए हमारे पास विवेक होना चाहिए। तो बृहस्पति विवेक का ग्रह है। तो अगर बृहस्पति आपके लगन को देखेगा, बृहस्पति की दृष्टि लगन पे जा रही है, तो ब्लेसिंग्स कहाँ मिल रही है? आपके व्यक्तित्व पर। लगन क्या होता है? लगन माने कुंडली का पहला घर। तो लग्न क्या है? आपका व्यक्तित्व है, आपकी पूरी शरीर है। आयु इसी से देखते हैं। तो लगन को देख करके बृहस्पति आपके आयु का संरक्षण करेगा,
आयु का विस्तार करेगा, व्यक्तित्व का संरक्षण करेगा, व्यक्तित्व का विस्तार करेगा। किससे? ज्ञान और विवेक से। क्योंकि उसकी ब्लेसिंग जब पड़ती है तो दैवीय कृपा नहीं है ऐसे। जब बृहस्पति की ब्लेसिंग आएगी तो ज्ञान रूप में आएगी। आपके अंदर उस विषय से संबंधित नॉलेज और विवेक उत्पन्न हो जाएगा, और उसी के बल पे आप संरक्षित कर पाएंगे। द्वितीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि चली गई, तब क्या संरक्षण करेगा? द्वितीय भाव होता है कुटुंब का और संस्कार का। द्वितीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है तो आपके कुटुंब की यानी वंश वृद्धि कराएगा। आपके संस्कार जो हैं वो द्वितीय भाव हैं। कोई भी चीज जो जीवन में मूल्य है, मूल्यवान है, वैल्यूएबल है, वो सब द्वितीय भाव है। व्यक्ति की वाणी धन होती है। वाणी एक प्रकार का धन है, कुटुंब एक प्रकार का धन है, द्वितीय भाव आंख है। आंखें व्यक्ति का धन है, खाली नगद पैसा ही धन थोड़े है। कोई भी धन का तात्पर्य, द्वितीय भाव धन का तात्पर्य यही है, कोई भी ऐसी चीज जिसका आप जिसको आप बचा के रखना चाहें, सहेज के रखना चाहें। द्वितीय भाव बचाने का, सहेजने का ही तो है। इसीलिए द्वितीय भाव से क्या देखा जाता? बैंक बैलेंस। क्योंकि बैंक बैलेंस माने जो पैसा आप बचाए हैं। तो जो चीजें जीवन में आप संरक्षित रखना चाहते हैं वो द्वितीय भाव। जिन चीजों का इस्तेमाल आप बहुत सोच समझ के करें, जो एक प्रकार से आपके लिए मूल्यवान चीजें हैं, वो सब द्वितीय भाव। तो बृहस्पति यहां देख करके इन सब चीजों का संरक्षण करेगा। धन का संरक्षण, कुटुंब का संरक्षण, संस्कारों का संरक्षण। द्वितीय भाव संस्कार का कैसे है? संस्कार दो भावों से देखा जाता है, द्वितीय भाव और पंचम भाव। पंचम भाव तो वह संस्कार है जो आप, पंचम भाव को क्या बोलते हैं? बुद्धि का भाव, शिक्षा का भाव। जो आप पढ़ करके, जो आप बुद्धि के बल पे, जो आप एकेडमिक एजुकेशन में सीखते हैं, वो पंचम भाव। स्कूल में आपने सीखा, कॉलेज में आपने सीखा, किताबों से आपने सीखा। तो जो स्कूल से आपको ज्ञान मिला है वो पंचम है। जो परिवार से ज्ञान मिला है यानी संस्कार, वो द्वितीय भाव है। तो द्वितीय भाव देख करके आप किसी व्यक्ति के संस्कारों को देख सकते हैं कि वह अपने कुटुंब के मान मर्यादा आदि के रक्षण को ले पाएगा या नष्ट करेगा। एक ही कुटुंब में, एक ही कुल खानदान में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं। जो व्यक्ति दुष्ट निकल गया, दुर्जन निकल गया, तो इसका मतलब यहां नहीं है कि उसको संस्कार अच्छे नहीं दिए गए। जो अच्छा निकल गया सिर्फ उसे अच्छा संस्कार दिया गया, ये नहीं बताता द्वितीय भाव। द्वितीय भाव अच्छा होगा तो आपको संस्कार, वैल्यूज दिया गया हो या ना, आप अपने आप पारिवारिक वैल्यू को समझेंगे, अपने कुल खानदान की मर्यादा को समझेंगे। द्वितीय भाव गड़बड़ होगा अगर, तो आपको कितना भी बचपन में सिखाया गया हो, पैर छूना, संस्कार बताया गया, जो कुछ भी मान मर्यादा का ख्याल रखना, द्वितीय भाव अगर पीड़ित होगा तो वो आप युवावस्था में भूल जाएंगे और अपने नेचर के अनुसार उद्दंड व्यवहार करेंगे। द्वितीय भाव अच्छा होगा तो व्यक्ति कुल खानदान का नाम नहीं डुबाएगा। द्वितीय भाव गड़बड़ होगा तो कुल खानदान का नाम डुबाएगा। तो बृहस्पति यहाँ बैठ करके संस्कारों का सम्मान बनाए रखता है। बृहस्पति जिस भाव को देखता है उस भाव के तीन चार चीजें लिख सकते हैं। क्या? उस भाव का सम्मान बनाए रखता है, उस भाव का संरक्षण करता है और विस्तार करता है, ज्ञान दे देता है। उस भाव से संबंधित विवेक आ जाता है तो व्यक्ति संरक्षण, विस्तार
और सम्मान बनाए रखने में सफल हो जाता है। तीसरे भाव को देखेगा तो व्यक्ति को मेहनत और धैर्य, व्यक्ति मेहनत और धैर्य का सम्मान बनाए रखेगा, अडिग नहीं होगा, धैर्य बना रहेगा। चतुर्थ भाव को देखेगा तो परिवार का सम्मान बनाए रखेगा, चतुर्थ भाव परिवार का है। चतुर्थ भाव को देखेगा तो यहाँ पर भावनाओं का है, भावनाओं का सम्मान करेगा लोगों के। पंचम भाव को अगर देखेगा तो पंचम भाव किस चीज का है, संतान का है, ज्ञान का है। आपके संतान और ज्ञान का सम्मान जीवन में बना रहेगा। छठे भाव को देखेगा तो छठा भाव आपका नौकरी का है, सेवा का है। नौकरी और सेवा देने में आप सम्मान बनाए रखेंगे अपना, नौकरी आपकी ठीक ठाक मर्यादा पूर्वक निकलेगी। सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा तो आप जीवन में जो भी रिश्ते आपके जीवन में आते हैं, जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं, उनका सम्मान बनाए रखते हैं। अष्टम भाव को देखता है तो आयु और अंतिम अवस्था आपकी सम्मानजनक होती है। आयु और मृत्यु के पूर्व का समय सम्मानजनक रहता है, यानी बुढ़ापा ठीक निकल जाता है, मृत्यु अति कष्टकारी नहीं होती है। नवम भाव को देखता है तो धर्म और पिता का संरक्षण करता है, सम्मान बनाए रखता है। दसम भाव को देखता है तो आपके पद प्रतिष्ठा का सम्मान बनाए रखेगा। एकादश भाव को देखेगा तो आपकी इच्छाओं और उपलब्धियों का सम्मान बनाए रखेगा। 12वें भाव को देखेगा तो आपके खर्चों का सम्मान बनाए रखेगा। खर्चों का सम्मान मतलब उचित चीजों में पैसा खर्च होगा, अच्छी चीजों में जाएगा, दान में जाएगा, पुण्य में जाएगा, मांगलिक कार्य में जाएगा, जमीन खरीदवा देगा, गाड़ी खरीदवा देगा, घर बनवा देगा, शादी विवाह करवा देगा। नहीं खर्चा कर रहे हैं, दूसरे की ही शादी है, वहां पर पैसा दिलवा देगा, भले उधार दिलवा दे। तो 12वें का देख करके ऐसी जगह पर पैसा जाएगा जो किसी इस्तेमाल का हो, जहां आपके लिए जहां आपके लिए आगे पछताना ना पड़े कि पैसा निरर्थक गया। ये दृष्टि का अभी मैं बता रहा हूं, जहां बैठेगा अभी आ रहा हूं, अभी आ जाएगा। अभी बृहस्पति के बैठने में ये एक लॉजिक अलग से चलता है, देख लेते हैं। तो ये आप मतलब अपने दिमाग में डालिए, दो चीजें ऐसे भर लीजिए, क्या, संरक्षण और विस्तार, ज्ञान और विवेक के बल पर ये बृहस्पति देता है। बृहस्पति जो है उग्र ग्रह नहीं है, बृहस्पति बलशाली भी नहीं है, बृहस्पति के पास ज्ञान है। बुध के पास चतुराई थी, बुद्धि, चतुराई, डाटा, सूचनाओं का बल उसके पास होता है। बृहस्पति के पास बल होता है ज्ञान का, ज्ञान से विवेक आता है, बुद्धि नहीं आती है ज्ञान से। बुद्धि अलग चीज है और विवेक अलग चीज है। बुद्धि, दो व्यापारियों में बुद्धि है, दोनों पैसा कमा लिए, कुछ रुपया पा गए। अब विवेक बताएगा कि इस पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा। एक ने पैसा आया, उसको अपने शौक पूरे करने में खर्चा किया, कुछ कहीं लगाया, कुछ कहीं लगाया, गया पैसा। और दूसरा विवेक बताएगा कि इस पैसे से पहले शौक नहीं पूरा करो, पहले इस पैसे को डबल करो, पैसे से पैसा बनाओ, फिर जो पैसा है उससे पूरा करेंगे शौक। क्योंकि अगर इससे पूरा करेंगे तो ये खत्म, तो फिर शौक खत्म। आज मौके पे शौक पूरा करेंगे तो फिर बाद के वर्षों में शौक पूरे नहीं हो पाएंगे। ये विवेक बताता है किसी भी चीज का इस्तेमाल आप, यानी सदुपयोग और दुरुपयोग हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये विवेक बताता है, यानी बृहस्पति बताता है। समझे? बुध तो जुगाड़ू ग्रह है, वो चीजों को ले आएगा, बुद्धि है, चतुराई है, लेकिन आने के बाद आप उसका सदुपयोग करेंगे कि दुरुपयोग, वो बृहस्पति देता है, बृहस्पति का विवेक देता है। अब यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा,
बृहस्पति की दृष्टि में, बृहस्पति की दृष्टि ऐसी होती है कि उसमें कई भाव बीच में कवर होते हैं। जैसे इस कुंडली में ले लेते हैं, बृहस्पति महाराज यहां पर बैठे हैं, इनकी पांचवी दृष्टि यहां पर है, सातवीं दृष्टि यहां पर है, नौवीं दृष्टि यहां पर है। पांचवी और सातवीं के बीच में एक भाव पड़ेगा, और सातवीं नौवीं के बीच में एक भाव पड़ेगा। तो ये बृहस्पति की दृष्टि जहां होती है पांचवें से नौवें तक, जहां बैठा है वहां से पांचवें से नौवें तक, बीच में सबको कवर कर लेता है। चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष को समझिएगा। ये जो पहला भाव होता है ये धर्म का होता है, दूसरा अर्थ का, तीसरा काम का, चौथा मोक्ष का। फिर वही शुरू होगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जैसे पहला भाव धर्म का भाव है, ऐसे पहली राशि भी धर्म की राशि होती है। पहली राशि कौन सी होती है? मेष। हमेशा शुरुआत कहां से हुई इस संसार की? मेष से। अगर मेष ना होता तो वृषभ, मिथुन, कर्क ना होते। मेष क्या बताता है? मेष हमेशा शुरुआत को बताता है, मेष हमेशा गति को बताता है। आपने पढ़ा होगा वो उस वीडियो में। तीन प्रकार की राशियां हैं, चर, स्थिर, द्वि स्वभाव। शुरुआत कहां से हुई? चर से हुई। पहली राशि मेष है तो उसे चर क्यों कहा गया? पहले स्थिर क्यों नहीं आया? पहले स्थिर नहीं आया, पहले द्वि स्वभाव नहीं आया। पहली राशि काल पुरुष की राशि। पहली मतलब क्या होता है? शुरुआत। पहली मतलब जहां से चीजें उत्पन्न हुई, वो होता है पहला। तो मेष पहला है, जहां से चीजें उत्पन्न हुई, शुरू हुआ क्या? ब्रह्मांड का निर्माण। किसी भी चीज का निर्माण जहां से शुरू होता है वहां पर मेष राशि है। जब ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ तो कैसे शुरू हुआ? एक बिंदु था, उसमें विस्फोट हुआ, चीजें फैलने लगी। यानी कोई चीज स्थिर थी, सिमटी थी, उसमें क्या हो गया? एक बिग बैंग थ्योरी है। तो निर्माण कहां से शुरू हुआ? जब उसमें विस्फोट हुआ, चीजें फैलने लगी, यानी चीजें क्या हो गई? चर हो गई। चर माने चलायमान हो गई। मेष हमेशा क्या बताता है? गति को बताता है। जब गतिशील हो गई सब कुछ, तब जीवन है। पृथ्वी गतिशील है कि नहीं है? है। हम आप गतिशील हैं कि नहीं है? हैं। समय, मौसम, दिन, महीना सब गतिशील है। बरसात चल रहा है, धीरे धीरे बीत जाएगा ना। समय खुद गतिशील है तो सब कुछ गतिशील रहेगा ही। तो मेष गति का कारक है। जहां पर मेष नहीं रहेगा वहां पे निर्माण खत्म हो जाएगा, क्योंकि निर्माण गति से उत्पन्न होता है। तो मेष राशि गति की राशि है। जब भी आप कहीं कोई भी पहला कदम उठाते हैं तो वहां पर वो मेष राशि में आता है। जब आप नींव की खुदाई किए, आज पहला कदम बढ़ा, आपका फावड़ा चला, वो मेष है। और जब घर बन के तैयार हो गया, अंत तक पहुंच गया, तब वो क्या हो गया? मीन तक का सफर हुआ। ये मेष से मीन तक का सफर हमारी जिंदगी का सफर है, क्योंकि कुंडली में ये 12 राशियां हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की कुंडली में खाली मेष राशि ही हो, किसी में कर्क ही हो। तो 12 की 12 राशियां कुंडली में है ना। तो मेष क्या होता है? शुरुआत होता है। जिस समय हम इस संसार में प्रवेश किए,
लगन माने शरीर, और मेष राशि पड़ती कहाँ है? पहली राशि शरीर में ही, लगन में ही पड़ती है। उसी मेष राशि को रोटेट करके दूसरी कुंडलियां बनाई जाती हैं। शुरुआत तो हमेशा मेष है, काल पुरुष की मेष की कुंडली, तो मेष से शुरू हुआ सब कुछ, और मेष को ही रोटेट करके सब कुछ बताया गया, बनाया गया। तो मेष राशि हमेशा कहाँ पड़ती है? काल पुरुष के पहले भाव में, और पहला भाव क्या है? शरीर है। और अभी हमने आपको क्या बताया कि मेष माने शुरुआत, यानी यहां ये इसको शरीर का ही भाव क्यों कहा गया? क्योंकि इसी शरीर से ही तो हमारी शुरुआत होती है। सबसे पहले शरीर बनेगा, जिस समय हमने शरीर में प्रवेश किया। ये भाव किस चीज का है? लगन, पहला भाव। जिस समय हमने शरीर में प्रवेश किया, हमने संसार में प्रवेश किया, यानी हमने क्या किया? शुरुआत की। क्या? जीवन की यात्रा। तो शुरुआत का क्या होता है? राशि मेष होती है। लगन शुरुआत का भाव है, यानी लगन और मेष राशि क्या है? संसार में प्रवेश का द्वार है। लगन ना होता तो संसार में प्रवेश ना करते, ये हमारी बॉडी है। तो हम बता रहे थे आपको बृहस्पति की दृष्टि। तो धर्म के भाव कौन कौन से हो गए? पहला, पांचवा और नौवा। पहला, पांचवा, नौवा क्या हो गया? धर्म। किसी भी भाव से ले लेंगे तो, जैसे आप इसी कुंडली में चौथे भाव को लगन बना लीजिए, चौथे भाव को रोटेट कर लीजिए, तो चौथा भाव भी अपने लिए धर्म का भाव है। यहां से पांचवा इसका, ये नौवा ये। हर भाव से कुंडली खाली लगन से नहीं देखी जाती है भैया। लगन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लगन हम है, हमारी शरीर है, और इसी शरीर में मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चेतना है, मस्तिष्क है। तो मुख्य तो लगन है, लेकिन आप एनालिसिस करते समय माता का भाव चौथा भाव है। जब आपकी कुंडली से माता का विचार होगा तो चौथे भाव को लगन बना लिया जाएगा, चौथे भाव को माता का शरीर बना लिया जाएगा। जब आपके जीवन साथी के लिए देखा जाएगा तो सातवें को लगन बना लिया जाएगा। और जब आप खुद का देखते हैं तो लगन आपका ही लगन है। तो किसी भी भाव को आप जब केंद्र बनाएंगे, लगन बनाएंगे, तो उससे 1, 5, 9 क्या होता है? धर्म त्रिकोण। दूसरा, छठा और 10वां क्या होता है? अर्थ त्रिकोण। तीसरा, 7वां और 11वां क्या होता है? काम त्रिकोण। और 4, 8, 12 क्या होता है? मोक्ष त्रिकोण। तो जो ये बृहस्पति की दृष्टि है, पांचवी और नौवीं स्पेशल दृष्टि है, सातवीं तो सबकी होती है। बृहस्पति की स्पेशल दृष्टि क्या है? जहां बैठा है वहां से पांचवा, और जहां बैठा है वहां से नौवा। अब ये बृहस्पति की 5 और 9 की दृष्टि क्या बता रही है? धर्म। भाई पांचवा भाव किस चीज का है? धर्म त्रिकोण का। नौवां भाव किस चीज का है? धर्म त्रिकोण का। तो दृष्टि का भी कॉन्सेप्ट वैसे ही चलता है। जहां है बृहस्पति, अगर आप बृहस्पति को लगन मानेंगे तो बृहस्पति खुद तो धर्म में पड़ेगा ही, उसकी दोनों दृष्टियां भी जो स्पेशल वाली हैं वो धर्म त्रिकोण के ही भीतर जाती हैं। तो ये धर्म हो, जहां भी बृहस्पति है वहां से उसकी दोनों दृष्टियां लगन बनाने पे धर्म। शनि की ले लीजिए, शनि की नहीं पड़ेगी। शनि यहां बैठा है तो इसे लगन बनाएंगे तो शनि किस में आ गया? लगन बनाएंगे तो धर्म। अब तीसरी दृष्टि यहां पर आई, तो अगर ये धर्म है तो ये अर्थ है, तो ये क्या आया? काम। और 10वां जब जाएगा तो किस में आएगा? अर्थ में। यानी एक धर्म, खुद तो धर्म, दूसरा काम, और तीसरा क्या हो गया? अर्थ में। लेकिन बृहस्पति ही एक ऐसा है जिसकी दोनों स्पेशल दृष्टियां कहाँ जा रही हैं? धर्म में। और अब गिन लीजिए, अगर ये धर्म है
तो ये अर्थ होगा, ये काम होगा, और ये मोक्ष होगा, और ये फिर धर्म होगा। यानी दो धर्म के बीच में अर्थ, काम और मोक्ष बद गए हैं। यानी बृहस्पति की दृष्टि क्या कर रही है? पांचवी और नौवीं दृष्टि, जो धर्म का प्रतीक है, धर्म के बंधन में अर्थ, काम और मोक्ष बंधे हुए हैं। यानी आप अपने जीवन में अर्थ, यानी वैल्यू चीजों की बना पाएंगे। अर्थ माने सीधे सीधे धन मत समझा करिए, साइकोलॉजी अपनी अपडेट करिए, मजबूत करिए। अर्थ मतलब ये नहीं होता कि आपके पास कितना नगद रुपया है, आपके पास कितना वैल्यू है, जीवन में आपकी कितनी वैल्यू है। आप भी एक वेल्थ अपने आप को समझिए। अगर आपका कोई महत्व नहीं है, लोग आपका महत्व ही नहीं करते हैं, चिरकुट जानते हैं, तो आपके पास कितना भी पैसा हो, जब आप खुद वैल्यूएबल नहीं है, तो सबसे पहले अर्थ माने वैल्यू। तो पहला अर्थ कहाँ काम करता है सोनू जी? खुद को अर्थ बनाइए, यानी खुद को वैल्यूएबल बनाइए, शेष चीजें अपने आप वैल्यूएबल हो जाएंगी आपकी। अगर आपने अपना महत्व स्थापित कर लिया, तो अन्य सारी चीजें अपने आप आपके जीवन में महत्वपूर्ण होती चली जाएंगी। जैसे अडानी है, अंबानी है, सब हैं, पहले इन्होंने अपने नाम को वैल्यूएबल किया है। अभी कोई आ जाए यहीं पर, आम आदमी कोई भी अनजान आ गया, क्या हम उसकी उतनी वैल्यू देंगे? जबकि अडानी अंबानी आ गए, हम नहीं जानते हैं, प्रधानमंत्री आ गया, कोई भी ऐसा जो प्रसिद्ध व्यक्ति, हम उसका स्वागत करेंगे ना? वो हमारा रिश्तेदार होगा ना, हम उससे कभी मिले हैं। शाहरुख खान आ गए, अक्षय कुमार आ गए, बैठाएंगे बैठिए, क्योंकि उन्होंने खुद की वैल्यू क्रिएट कर लिया। जो खुद की वैल्यू क्रिएट कर लेता है, उसके पीछे बाकी अर्थ अपने आप पीछे दौड़ता हुआ आता है भैया। यानी नाम की वैल्यू, अर्थ मतलब हो गया जीवन में चीजों की वैल्यू बनाना, उसमें अपना व्यक्तित्व भी शामिल है। तो ये अर्थ हो गया। काम मतलब क्या होता है? काम मतलब, तो पहले तो नजरिया सही कर लीजिए। काम का मतलब यहां वासना नहीं होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष के संदर्भ में। वो काम जो आप सोचते हैं उसे वासना बोलते हैं, वो अलग चीज है। काम मतलब होता है परिश्रम होता है। इस बात का मैं प्रमाण दे रहा हूं कि काम, अगर काम मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी होता, काम के भाव कौन कौन से होंगे? ये धर्म हो गया, ये अर्थ हो गया, ये काम, ठीक। ये मोक्ष, फिर रिपीट करेंगे, ये धर्म हो गया, ये अर्थ हो गया, ये काम हो गया। ये धर्म, ये अर्थ, ये काम, ठीक है। ये क्या हो गया? मोक्ष, धर्म, और ये क्या हो गया? अर्थ, और ये फिर हो गया काम। अगर काम मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो खाली सातवां भाव होना चाहिए था ना? सातवां भाव खाली होना चाहिए था। सोचिए, सातवां भाव विवाह जीवन साथी, विपरीत जेंडर, ये आप हैं, ये उसके सामने है तो उसका विपरीत है, अपोजिट जेंडर। तो काम इसमें कहां से, तीसरे और एकादश में कहां से आ गया? इसलिए स्पष्ट है कि काम मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी सिर्फ नहीं है। अगर ये होता तो खाली सातवां भाव होता। तीसरा भाव क्या है? बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक बहुत गजब का लॉजिक समझिएगा। धर्म त्रिकोण के कितने भाव हैं? तीन। अर्थ त्रिकोण के कितने भाव हैं? तीन। काम त्रिकोण के कितने भाव हैं? तीन। और मोक्ष त्रिकोण के कितने भाव हैं? तीन। इस जिंदगी में तीन स्टेप में हर पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, चाहे वो धर्म हो, चाहे अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो। मैं काम के माध्यम से समझा दे रहा हूं। तीसरा भाव किस चीज का है? तीसरा भाव होता है इच्छा का, प्रयास का।
मेहनत का। चलिए, सब भूल जाइए। तीसरा भाव प्रयास का है, मेहनत का है, ये तो सबको पता होगा ना। पराक्रम भाव बोलते हैं। पराक्रम मतलब क्या होता है? पराक्रम मतलब होता है बहुत मोटा और गुलगुल गद्दा बिछाइए, एसी चलाइए और तान के सो जाइए। ये होता है पराक्रम का मतलब नहीं। पराक्रम का मतलब उठिए, लड़िए, स्ट्रगल करिए, ये होता है ना। तो तीसरा भाव किस चीज का है? उठना, लड़ना, स्ट्रगल करना, संघर्ष करना। तो एक काम करिए पद्माकर जी, उठिए, लड़िए, संघर्ष करिए। तीसरा भाव है। ऐसे कर लेंगे नहीं ना, पहले कोई विचार आएगा। ऐसे थोड़े होता कि आप कहीं भी कुछ भी पराक्रम। पराक्रम को क्या चाहिए? एक विचार चाहिए कि ये चीज करना है, तब तो उस चीज के लिए पराक्रम दिखाएंगे। पहले कोई इच्छा आएगी अंदर, कोई बीज स्फुटित होगा, तब उस पे आप जा करके मेहनत करेंगे, पराक्रम दिखाएंगे। मन में आपके आया क्या? मुझे आईएएस बनना है। तो पहले ये विचार आएगा कि मुझे आईएएस बनना है। अब वो विचार ही आपसे क्या करवाएगा? पराक्रम। कि मुझे दिन पढ़ना है, रात पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है। धैर्य धारण करेंगे। धैर्य धारण मतलब चीजों से अपने आप को दूर करेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, मोबाइल कम देखेंगे। तो इन सब चीजों से दूर होने के लिए क्या करना पड़ता है? धैर्य लाना पड़ता है मन में। तो तीसरा भाव क्या है? शुरुआत है किस चीज की? किसी भी चीज के इफर्ट के लिए। यहां एक इच्छा उत्पन्न होगी, उस इच्छा के लिए आप फिर क्या करेंगे? पराक्रम। जब आप किसी भी चीज के लिए पराक्रम करने जाते हैं तो उस चीज को पाने के लिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए, पराक्रम का फल, रिजल्ट लेने के लिए बीच में आपको जरूरत पड़ती है कई प्रकार की चीजों से जुड़ने की, राजेश जी। जब आपने सोचा कि मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखना है, तब इच्छा ने क्या किया? आपसे मेहनत करवाना शुरू किया, तीसरा भाव शुरू हो गया। अब एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आप मेहनत करने के लिए तैयार है, तो अब आपको क्या चाहिए? बीच में गुरु जी चाहिए, किताब चाहिए, गाइडेंस चाहिए। यानी उस पराक्रम को पूरा करने के लिए बीच में आपको बहुत सारी चीजों से क्या करना पड़ेगा? टच में आना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा। अब यहां से शुरू हो गया सातवां भाव, क्योंकि सातवां भाव इसी चीज का है। आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में किन चीजों से जुड़ेंगे? दूसरी जो चीजें हैं आपसे बाहर संसार में, उनको आप अपने जीवन में कैसे लाते हैं, वो आपके जीवन में। अरे भाई, पति हो या पत्नी, वो भी तो बाहर से ही आता है जीवन में। हम उसे अपने जीवन में, विवाह लोग क्यों करते हैं? कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति के लिए हमने क्या किया है? किसी से साझेदारी की। कुछ आउटपुट पाने के लिए जब हम लोगों से साझेदारी में आते हैं, संतान चाहिए था, तो इसीलिए तो विवाह किया ना। या जीवन भर का साथ चाहिए, अकेलापन दूर, कुछ ना कुछ है मोटिव, उसलिए हमने विवाह, इसीलिए विवाह इसी भाव से देखा जाता है। इसका मुख्य नाम है साझेदारी। आप अपने जीवन में जितनी भी चीजों को साझेदार बनाते हैं, मेन वाक्य यही है, जितनी भी चीजें आपके जीवन में साझी होती हैं, आपके जीवन को शेयर करती हैं आकर के, वो सब क्या है? सातवां भाव। अब जब तीसरे भाव से आपको प्रेरणा मिली कि ये करना है, आप मेहनत और परिक्रम पराक्रम के मार्ग पे चले, तो बीच में आपको साझीदारों की जरूरत होती है। और उस साझीदार के लिए आप कोर्स शुरू करते हैं, मेंटर ढूंढते हैं, गुरु आपको चाहिए, किताबें आपको चाहिए। तो ये अब सारी चीजें क्या हो गई? आपके उस लक्ष्य के लिए क्या हो गई? साझेदार हो गई। किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिन चीजों को हम अपने जीवन में
ले आते हैं, समाहित कर लेते हैं, उनको अपने जीवन का साझा बनाते हैं यानी हिस्सा बनाते हैं, वो सब सातवां भाव। अब जब आप चीजों से जुड़ेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, तब फिर अंत में क्या होती है? इच्छा की पूर्ति होती है। और इच्छा पूर्ति का भाव कौन सा है? एकादश भाव है। तीनों एक दूसरे से कनेक्ट। शुरू कहां से होगा? तृतीय से। विचार आया तृतीय से, भाव उत्पन्न हुआ तृतीय से। तृतीय ने कहा उठ जा, लड़ जा, ये कुदाल उठा ले, फावड़ा उठा ले और चल मेहनत करना शुरू कर दे। जब मेहनत करने गए तो बीच में आपको साझीदारों की जरूरत पड़ी, जिन जिन साधनों की। अच्छा, तीसरे भाव ने कहा, क्या कहा? कुदाल उठा ले, फावड़ा। तीसरा भाव कुदाल फावड़ा नहीं दिया, मन में विचार आया। वो कुदाल फावड़ा क्या है? सातवां भाव है। काम को करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया गया वो सातवां। अंत में रिजल्ट आएगा कि सड़क बन के तैयार हो जाएगी, गड्ढा बन के तैयार हो जाएगा, इच्छित लक्ष्य प्राप्त हुआ। तो वो क्या हुआ? एकादश। इसीलिए ये तीनों किस में आते हैं? काम त्रिकोण में। ऐसे धर्म त्रिकोण के अर्थ सबका बताऊंगा, आज तो सिर्फ एक उदाहरण दे दे रहा हूं कि मतलब ये मत समझिएगा तीन धर्म है, तीन अर्थ, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये कहां से शुरू हुआ? अच्छा, गुरु की दृष्टि से। अब आते हैं विषय पर। गुरु की दृष्टि यानी पांचवी और नामी दृष्टि। गुरु की पांचवी दृष्टि जहां भी जाएगी वो धर्म का भाव ही कहलाएगा। पांचवा और नौवां हमेशा क्या होता है? धर्म। अब इन दोनों धर्म के बीच में जब काउंट करेंगे तो अर्थ, काम और मोक्ष तीनों आता है। इसीलिए बृहस्पति की दृष्टि सिखाती है कि हमेशा धर्म के बंधन में हर चीज को बांधो। विवाह हुआ, जीवन साथी आपके जीवन में है, तो दाम्पत्य को धर्म के बंधन में बांधिए। धर्म किसको बोलते हैं? धर्म मतलब फूल अगरबत्ती जलाना, जोर जोर से मंत्र पढ़ना धर्म नहीं होता है। वो तो आध्यात्म का विषय है। अंतर समझ जाइएगा, धर्म और आध्यात्म में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म आपका यह है कि आप अपने माता पिता को, बूढ़े माता पिता को सेवा दीजिए, वृद्धाश्रम ना छोड़िए, ये धर्म है। पुत्र के रूप में धर्म का पालन। धर्म हमेशा निजी विषय होता है कुलदीप जी। वही एक चीज जो मेरे लिए धर्म है वही आपके लिए अधर्म हो सकता है। जैसे आप और हम दोनों फौज में हैं, आप पाकिस्तान है, मैं भारत हूं, ठीक है। आपको मारना युद्ध के समय ये मेरा धर्म है। लेकिन अब आपका धर्म ये नहीं होगा कि मुझे बचाना। आपका भी धर्म अपोजिट ही है। ये धर्म का विषय होता। और जय श्री राम, ओम भूर्भुवः स्वः, ये सब आध्यात्म का विषय है भैया। आज के मूर्ख बाबा गुरु जो खा खा करके तोंद फुला के बैठ गए हैं, निकलना नहीं चाहते, बताना समझाना नहीं चाहते धर्म का वास्तविक अर्थ, उनकी बातों मत आइए। वो धर्म के नाम पे आपको बताते हैं कि हिंदू धर्म है, तो आपके दिमाग में आता है ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण, ये इसको धर्म नहीं। वो तो आध्यात्म का विषय है। शिव का ध्यान करिए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आत्मा मुक्त होगी। मूर्ख कहते हैं मैं शिव के जी की बहुत उपासना किया, हनुमान जी की किया, गणेश जी की किया, मेरा तो संकट ही नहीं कटा। भाई, संकट काटना है तो अपने निजी धर्म पे ध्यान दो। अगर हनुमान जी का ध्यान करोगे तो संकट थोड़े वो काटेंगे, वो तो आपकी आत्मा का स्टेटस ऊपर करेंगे। वो आपको भौतिक स्टेटस देने वाली चीज ही नहीं है। भौतिक स्टेटस ऊपर करना है तो आप अपने भौतिक धर्म का पालन करो ना। भाई का हिस्सा खाओगे फिर सोचोगे आपके प्रॉपर्टी नहीं बन रही है। हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा करोगे उससे आत्मा का विकास होगा, आपके आत्मा की एनर्जी बढ़ेगी, अगले जन्म में और ऊपर के लोक में आपकी आत्मा जाएगी। अब जमीन का प्रॉब्लम है तो हनुमान जी नहीं हल करेंगे, आपके जो कर्म हैं उनको हल करिए।
भाई समान व्यक्तियों को पीड़ित करना छोड़िए, बेवजह का कहीं पराक्रम दिखाना छोड़िए, मंगल को सही करिए, तब जमीन बनेगा। मन खराब रहता है तो शिव जी आपका मन सही करने नहीं आएंगे। चंद्रमा का उपाय करिए, मन खराब है, ग्रह का, जो ग्रह खराब है उसको धर्म से मत जोड़िए कि हम तो 151 लोटा जल चढ़ाए तब भी शंकर जी हमारा मन नहीं सही किए। मन सही करना है तो उसको आप चंद्रमा को सही करिए। चंद्रमा मतलब मन, विचारों को सही करिए, विचारों को इकट्ठा करिए, जो बिखरे हुए विचार हैं उनको इकट्ठा करिए। ध्यान लगा के बैठिए, त्राटक करिए, इधर उधर के विचारों को एक दर पे फोकस कराइए, अभी मन सही हो जाएगा। मंगल को सही करना है तो पूरा पराक्रम जो आपका बिखरा है उसको एक जगह पर केंद्रीकृत करिए। किसी भी ग्रह को सही करने का तरीका है, उस ग्रह की एनर्जी को केंद्रीकृत कर दीजिए, सेंट्रलाइज्ड कर दीजिए। बृहस्पति सही करना है तो बिखरे हुए ज्ञान के पीछे मत भागिए, ज्ञान को एक जगह पर यूटिलाइज कर दीजिए, यानी बार बार डाउट मन में ना लाइए। पहले जो आपके पास निराकरण है उसको इकट्ठा तो कर लीजिए। जो ज्ञान है, जो संशय रहित चीजें हैं उसको इकट्ठा करने के बजाय और डाउट ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं। पहले जो आपके पास ज्ञान है उसको यूटिलाइज करिए, हो सकता है उसके बाद आपके जो डाउट है ज्यादातर अपने आप खत्म हो जाए। तो ये गुरु की पांचवी और नौवीं दृष्टि का एक शब्द में लिख लीजिएगा। पांचवी दृष्टि बृहस्पति की जो होती है, ये विवेक देती है। पांचवा माने बुद्धि, पंचम भाव बुद्धि, बुद्धि पंचम भाव शिक्षा, तो बुद्धि और शिक्षा में ही क्या आता है, विवेक। तो पांचवी दृष्टि विवेक देती है और नौवीं दृष्टि सद्मार्ग दिखाती है। तो पहले पांचवी दृष्टि में क्या आएगा, विवेक, और नौवीं सद्मार्ग, और बीच में उसके अन्य जो भाव पड़ते हैं, अर्थ काम मोक्ष। तो विवेक के बल पे आप अर्थ काम मोक्ष को कहां तक पहुंचा देते हैं, सदमार्ग पर ला करके छोड़ देते हैं। यानी पूरी जिंदगी सदमार्ग पे आ जाती है तो व्यक्ति को मोक्ष तभी मिलता है। कुछ लोग, अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत पूजा पाठ और आध्यात्मिक होकर के आपको मोक्ष मिलेगा, नहीं मिलेगा। कितना भी आप पूजा कर लीजिए नहीं मिलेगा जब तक आप अपने पेंडिंग कर्म नहीं खत्म करेंगे। अगर आपने किसी के साथ हिंसा बेवजह की है, चोरी किया हुआ है, कितने भी पुण्यात्मा है, तो उसको फिर से वापस चुकाने के लिए रीबर्थ होना ही है। ये सृष्टि का नियम ही है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, सिर्फ रूपांतरित होती है। मोक्ष पाने के लिए आपको ऊर्जा का रूपांतरण ही बंद करना पड़ेगा। भाई बार बार हम आप रूपांतरित हो रहे हैं, पिछले जन्म में कुछ और आकृति थी, इस जन्म में कुछ और है। पिछले जन्म में कोई भैंसा था, कोई बकरी था, आज मनुष्य हो गया, कोई सर्प था। सिर्फ रूपांतरित हो रही है आत्मा की एनर्जी। मोक्ष मतलब इसे रूपांतरित होना बंद कर दीजिए, एक निष्ठ हो जाए, ये एक में ही टिक जाए। परिवर्तनशील जो चीज है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अपरिवर्तनीय करना पड़ेगा, उसी को मोक्ष बोलते हैं। अपनी आत्मा का परिवर्तन बार बार रोक दीजिए। और ये सब तब होगा जब कर्मों का बंधन काटेंगे। कोई भी कर्म पेंडिंग छोड़ के जाएंगे तो कितना भी भक्ति भजन करिए वापस आएंगे। तो ये हो गया गुरु की दृष्टि। अब आ जाते हैं भाव पर। बृहस्पति जिस भाव में बैठेगा उस भाव का संरक्षण करेगा, इसमें दो राय नहीं है। दसम में है तो आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और कर्म का संरक्षण करेगा। जहां पर बृहस्पति है वहां पर ज्ञान है, जहां पर बृहस्पति है वहां पर ब्लेसिंग है। तो भाव को प्रोटेक्ट करेगा, भाव का सम्मान बना रहेगा। एक सूत्र आपने सुना होगा, कहते हैं बृहस्पति जहां बैठता है भाव के फल का नाश करता नहीं। नाश नहीं करता, संरक्षण करता है। बस अंतर थोड़ा सा क्या है जिसके कारण हमें लगता है कि नाश हो रहा है। देखिए, बृहस्पति की दृष्टि का मतलब क्या हुआ कि आप गुरु के साथ नहीं हैं।
गुरु के सामने है, दूर है, आमने सामने। गुरु आपको देख रहा है, लेकिन आप उसके साथ बैठे नहीं है, ना उसके साथ चल रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि पड़ना ये क्या करता है? गुरु का सीधे सीधे आपको आशीर्वाद, ब्लेसिंग मिल गई। गुरु की दृष्टि में आना मतलब गुरु के कृपा में आना, आशीर्वाद में आना। आप दूर हैं, लेकिन जब आप गुरु के साथ होते हैं तो आपके अवगुणों के बारे में भी गुरु को पता चल जाता है। अब ऐसे मान लीजिए कि एक स्टेज है, सब है, हम बैठे हुए हैं, कुछ लोग वहां मंच पे हमारे साथ हैं, कुछ लोग सामने हैं। ठीक। अब जो सामने है, जिसके ऊपर मेरी दृष्टि गई, मैंने ध्यान दे दिया कि हाँ ये राजेश जी हैं, चलो राजेश जी ठीक है, दृष्टि पड़ी। अब राजेश जी बीड़ी पिए वहीं पर हैं, सिगरेट पिए हुए हैं, हमको पता चलेगा? दूर हैं, नहीं अवगुण हम जान पाएंगे। लेकिन जो बगल बैठ गया है आकर के, वो सिगरेट पिया है, बीड़ी पिया है, तो वो पता चलेगा ना। पीने को तो बहुत कुछ पी के इंसान बैठ जाता है, तो पता चल जाएगा गुरु को। तो गुरु के पास होने पर गुरु ज्यादा अवगुणों को पकड़ लेता है। दूर होने पर तो वो कृपा कर दिया कि हाँ ये चीज आपने बोला वहां से, गुरु जी ये इस राशि में इस भाव का फल बता दीजिए, बता दिए, ठीक है ऐसा ऐसा होगा। लेकिन जब बगल होंगे और पूछेंगे इस भाव में इस राशि का फल बताइए, तो गुरु कहेगा पहले ये बताओ ये किस में उच्च होता है, ये किस में नीच होता है, इसके पीछे का भूमिका जो है वो याद है कि नहीं याद है। यानी उस बात को समझाने के लिए जो बेसिक्स चाहिए, पासम है, तो वो पूछ डालेगा। तो गुरु के साथ होने पर एक क्या हो जाता है, आप ऐसे सोच लीजिए, आप सब लोग एक कमरे में बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और आपके गुरु ने प्रवेश किया। गुरु के प्रवेश करते ही कमरे का माहौल क्या होगा? भारी हो जाएगा ना। तो गुरु के साथ होने पर आसपास का माहौल क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। इसीलिए बृहस्पति सबसे भारी ग्रह भी है। गुरु को भारी प्लैनेट कहा गया, क्योंकि ये जहां जाता है वहां पर चीजें बहुत गंभीर हो जाती हैं। हास्य विनोद क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। भाव की क्या बढ़ जाती है? गंभीरता बढ़ जाती है। तो बृहस्पति भाव की हानि नहीं करता है, भाव पे दबाव बढ़ जाता है, भाव क्या हो जाता है? गंभीर हो जाता है। इसलिए भाव के फलों को आने में समय लगता है। जब आप गुरु के साथ होते हैं तो आपके प्रश्नों का उत्तर सीधे सीधे नहीं मिलता है। तब एक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको भी कई प्रकार के सवालों का जवाब देना पड़ता है। गुरु पहले क्या करने लगता है? परीक्षा। तो इसलिए गुरु जिस भाव में बैठा होता है, उस भाव की क्या होने लग जाती है? परीक्षा होने लग जाती है। उस भाव से जुड़े रिजल्ट आपके जीवन में सीधे सीधे कभी नहीं आएंगे। पहले कुछ ना कुछ उस भाव से संबंधित सबक मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, छोटी बेसिक बातों की जानकारी आपको हो जाती है। दूसरा एक कारण यह है कि गुरु ज्ञान का कारक है। ज्ञान मतलब ज्ञान को प्रकाश से तुलना किया जाता है। प्रकाश जहां होता है वहां अंधकार होता है, नीचे दीपक तले अंधेरा। तीसरा कारण यह है कि गुरु दूसरे के अवगुणों को दूर करने में व्यस्त हो जाता है, कि स्वयं पे ध्यान नहीं दे पाता है। जैसे पानी का फिल्टर है, वो दूसरों को पानी छानते छानते खुद दूषित हो जाता है। गाड़ी में फिल्टर लगा होता बहुत जगह है, एसी का देख लीजिए फिल्टर, हवा शुद्ध हमें मिले इसके लिए उसकी जो एसी की जाली है उसमें धूल लग नहीं जाता है। तो गुरु यही चीज है, फिल्टर करता करने के चक्कर में खुद क्या हो जाता है? दूषित। तो इसलिए कहा जाता है गुरु भाव में बैठा है तो नुकसान कर रहा है। जबकि खुद हो सकता है दूषित है, लेकिन अपने माध्यम से अन्य चीजों को बहुत ज्यादा शुद्ध बना देता है। इसीलिए बृहस्पति की दशा कुंडली में बहुत से लोगों की खराब ही जाती है आमतौर पे, क्योंकि बृहस्पति कुंडली के दोषों को
अपने अंदर सोखने का काम करता है, क्योंकि ब्लेसिंग का कारक यही है। नौ ग्रहों में सभी भावों में इसको कहा गया भैया आपको जातक के ऊपर कृपा करनी है, ब्लेसिंग देना है, आशीर्वाद देना है, जीवन का संरक्षण और विस्तार करना है। संरक्षण और विस्तार में क्या करेगा? सूर्य गड़बड़ है तो उसकी अशुद्धियों को कम करेगा, चंद्रमा की अशुद्धियों को, सबकी अशुद्धियों को कम करते करते खुद क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है, खुद पे ध्यान नहीं दे पाता। इसलिए बृहस्पति की दशा अक्सर गड़बड़ जाएगी। बृहस्पति की दशा अच्छी कब जाएगी? जब अन्य सारे ग्रह अच्छे होंगे, क्योंकि जब अन्य ग्रह कम दूषित होंगे तो उनका कम दोष बृहस्पति को सोखना पड़ेगा। अब भर भर के दोष हैं तो बृहस्पति उन सब दोषों पर ब्रेक लगाने के लिए, रोकने के लिए, कम करने के लिए उन दोषों को खींचेगा तो ज्यादा खुद भी दूषित हो जाएगा। तो एक और कारण है क्या कि बृहस्पति जो है, चूंकि ज्ञान का ग्रह है तो हमने इसे दीपक मान लिया। दीपक तले अंधेरा होता है, दीपक जहां हो वहां अंधेरा। उस अंधेरे को दूर कैसे किया जाए? बगल में अगर आप कोई एक दीपक जलाइए अपने घर में, जहां आपका बल्ब जल रहा है देखिए उस बल्ब के पीछे परछाई बनी होगी, जो होल्डर होता है उसके पीछे बन जाता है। सामने तो प्रकाश फैलता है लेकिन पीछे अंधेरा होता है। अगर उस अंधेरे को दूर करना है तो आप एक दीपक और जला दीजिए। तो इस बल्ब का दीपक उस बल्ब के, इस बल्ब का प्रकाश उस बल्ब के परछाई को और उसका इसके परछाई को दूर करेगा। एक मोमबत्ती जलाएंगे तो नीचे अंधेरा रहेगा, बगल में एक और जलाएंगे तो उसका प्रकाश इसकी परछाई को कम करेगा, इसका उसकी को कम करेगा। तो बृहस्पति के साथ में जब कोई ग्रह बैठता है या बृहस्पति पे जब कोई ग्रह दृष्टि डालता है तो बृहस्पति ज्ञान रूपी दीपक वाले बृहस्पति की परछाई धुंधली पड़ती है। बृहस्पति के साथ सूर्य आ गया, सूर्य तो सबसे चमकदार है। अब बृहस्पति के बगल है तो दीपक तले अंधेरा एकदम से दूर कर देगा। सूर्य चमक रहा, इतना प्रकाश फैलाएगा कि बृहस्पति की परछाई नहीं बनने देगा। चंद्रमा प्रकाशक ग्रह है, चंद्रमा आ गया तो बृहस्पति का अंधेरा दूर, दीपक तले अंधेरा खत्म। ऐसे हर ग्रह में अपना प्रकाश होता है, हर ग्रह में प्रकाश है। ये फिजिक्स का नियम है, हर चीज में अपनी एक चमक होती है, अपनी एक प्रकाश होती है। अगर प्रकाश ना रहे, चमक ना रहे तो हम उसे देख ही नहीं पाएंगे। कोई काली से काली चीज हो उसमें भी अपनी एक प्रकाश और चमक होती है। तो इसलिए बृहस्पति के साथ जब कोई ग्रह होगा और या फिर कोई बृहस्पति पे दृष्टि डालेगा तब बृहस्पति की स्थान हानि हानि वाला नियम नहीं लगाना। अकेला हो, कोई देखे ना, तब दीपक तले अंधेरा रह जाएगा, तब उस भाव से संबंधित फलों में कमी रह जाएगी। पूरा आपका एक पेज एकदम साफ साफ सफेदी है, एक धब्बा उसी पे कहीं काले रंग का बना है, उसके कारण से उस पूरे पेज की सुंदरता पे क्या पड़ रहा है? धब्बा। तो ये परछाई मतलब धब्बा ही होता है। आप एकदम से सफेद कुर्ता, सफेद पैजामा, सफेद जूता पहन लिए, सब कुछ, एक काला धब्बा जैसे किसी ने गुटखा खा के थूक दिया हो ऐसे धारी बन गई है साइड पे। अब वो सारे सफेदी को बेकार कर दिया कि नहीं? तो बृहस्पति अकेला होने पे उसकी वही परछाई धब्बे के रूप में भाव पे काम करती है। तो उस भाव से संबंधित फलों में एक असंतुष्टि उतने पोर्शन में आ जाएगा। जैसे पंचम में होगा तो संतान, पुत्र संतान दे देगा। लड़की हो गई आपको, एक नहीं दो तीन हो गया, पुत्र हो ही नहीं रहा, अब धब्बा हो गया ना। द्वितीय भाव में बृहस्पति है, धन बढ़ने नहीं दे रहा, खर्चा रुकने नहीं दे रहा। अब अगर इसके साथ में कोई आ गया तो सबसे अच्छी स्थिति है, दृष्टि डाल दिया तो उससे थोड़ा कम। और अगर साथ में कोई आए और दृष्टि डाले तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दो ग्रह सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि ये ज्यादा प्रकाश वाले ग्रह हैं तो बृहस्पति की पूरी परछाई हटा देते हैं। अन्य ग्रह भी काम करेंगे लेकिन सूर्य चंद्रमा जितना थोड़े काम करेंगे।
क्योंकि सूर्य चंद्रमा जितना प्रकाश अन्य ग्रहों में थोड़े हैं, ये तो चमकदार एकदम से हैं। तो सूर्य अगर साथ बैठा या सूर्य की दृष्टि गई तो बृहस्पति के स्थान हानि वाला नियम लगाना ही नहीं है। चंद्रमा हो गया तो भी खत्म हो गया। अब मंगल बुध आ गए, शुक्र शनि, तो थोड़ा थोड़ा डाउन होगा, थोड़ा तो रहेगा कुछ ना कुछ कलेश, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, नेग्लेजेबल ही रहेगा। तो ये बृहस्पति का फलादेश हो गया। बृहस्पति लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, जिस भाव पे दृष्टि डालेगा या जहां रहेगा वहां पर ज्ञान के बल पे जीतना चाहेगा, वहां पर संस्कार और सम्मान बनाए रखेगा। इसीलिए 12वें भाव पर जब बृहस्पति की दृष्टि जाती है, अब कुंडली में ना जाए, कुंडली में जाएगा तो जिंदगी भर ही व्यय करवाएगा, सम्मानजनक चीजों में करवाएगा लेकिन जिंदगी भर बना देगा। लेकिन अगर गोचर में जब बृहस्पति 12वें भाव में जाता है किसी के कुंडली में, तभी उसके घर में खर्चे वाले योग बनते हैं, तभी गाड़ी आती है, तभी घर बनता है, तभी घर में शादी विवाह होता है। अगर खर्चे ही बृहस्पति नहीं करवाएगा, 12वें भाव में नहीं जाएगा, दृष्टि नहीं डालेगा, तो बेटे बेटी की शादी ही नहीं होगी। तो बृहस्पति जाएगा तो मांगलिक चीजों में खर्चा करवाएगा, क्योंकि मंगल कार्यों का कारक ग्रह है, गुरु है ना, तो गुरु ही तो सब कुछ, शादी विवाह ये सब पुरोहित का काम बृहस्पति का ही है। तो जिन कामों में पुरोहित की हमें जरूरत पड़ती है, जब 12 में जाएगा तो पुरोहित की जहां पर हमें जरूरत पड़ती है वो सब कार्य करवाएगा। कोई ऐसा कार्य करवाएगा जहां पर जिसका लाभ आपको भविष्य में अच्छा मिले। बेकार के चीजों में पैसा खर्चा नहीं करवाएगा। शनि जाए राहु जाए तो ये सब करवा देंगे। हाँ, आप पीने खाने में उड़ा दिए, जुआ सट्टा में उड़ा दिए, लोगों को दिखाने में उड़ा दिए, लेकिन बृहस्पति जाएगा तो कहेगा नहीं बेटा, तुम्हारे पास ज्यादा है तो चलो तुमको एक जमीन खरीदवा देते हैं। नहीं, अच्छी जमीन बेकार खरीदवा देगा। लेकिन जमीन खरीद लिया, वो आज बेकार है, 10 साल बाद तो अच्छी होनी ही है। नहीं, कुछ है, मोटरसाइकिल खरीदवा देगा। उसके बाद आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, कुछ और ज्यादा हाथ पैर मारने लगेंगे, कहीं आना जाना इजी हो जाएगा, सामान ढोना। तो बृहस्पति अंततः मदद ही कर देता है। छठे को देखेगा तो आप दुश्मन से लड़ने नहीं जाएंगे, विवेक आपके पास है, आप विवेक के बल पर दुश्मन को पराजित करेंगे। चौथे पर बृहस्पति की दृष्टि है तो परिवार में आप किसी से लड़ाई झगड़ा करके नहीं लोगों को कंट्रोल करेंगे। सूर्य अगर देख रहा है तो आप लोगों को किससे कंट्रोल करेंगे? सूर्य है तो आप अपनी आंखों से, अपने रुतबे से, रौब से, सूर्य वही है ग्रह है, उससे कंट्रोल करेंगे। लेकिन बृहस्पति है तो आप किसी को डरा के धमका के कंट्रोल में नहीं लाएंगे, ज्ञान देंगे, शिक्षा देंगे, ये करना गलत है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। बुध है तो आप चतुराई का प्रयोग करेंगे, चौथे भाव पर बुध की दृष्टि, आप चतुराई लगाएंगे। आप चाहते हैं कि ये चीज बच्चा ये काम ना करे तो आप दिमाग लगाएंगे, चतुराई लगाएंगे, बच्चे को डरवा देंगे, उसको छूने से बच्चा डर जाए। बृहस्पति देखेगा तब बच्चे को डराएंगे नहीं, बच्चे को ज्ञान देंगे कि ये चीज ऐसे होता बेटा, ये गड़बड़ होगा, और ये बच्चा उस ज्ञान को लेगा। अगर बुध की दृष्टि है तो बच्चा, आप घर में अपने बच्चे को ही नहीं, किसी को भी, क्योंकि चौथा भाव परिवार है, सब कुछ है, किसी को ज्ञान दे के समझा के थक जाएंगे। बुध बैठा है चौथे भाव में या चौथे पे दृष्टि है तो चतुराई से काम लीजिए। आपके परिवार के लोग आपकी बातों को जब आप तर्क से प्रस्तुत करेंगे, चतुराई से प्रस्तुत करेंगे, तब लोग समझेंगे। आप जब 20 रुपया है आप कहेंगे कि 12 रुपया हमारे पास है, खर्चा 32 का है, बता देंगे 20 है, तब नहीं मिलेगा। चतुराई लगाना पड़ेगा लोगों को हैंडल करने के लिए। मंगल है तो आपको डराना पड़ेगा, परिवार के लोगों को कंट्रोल में लाने के लिए आपको पराक्रम दिखाना पड़ेगा। हे ज्यादा चेपे कि अभी मारूंगा 4 थप्पड़, वो इससे समझेगा। आप उसे तर्क और ज्ञान की बात देते रहिए, नहीं समझेगा अगर मंगल चौथे में है। पराक्रम से ही आप कंट्रोल करेंगे परिवार को। शनि है तो अनुशासन लाना पड़ेगा, पहले खुद अनुशासन में आएंगे फिर पूरा परिवार अनुशासन में आएगा।
चलिए फिर मिलते हैं कल के क्लास में शुक्र महाराज के साथ में। रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए। हिरेन जी, नमस्कार। तबीयत सही है हिरेन जी? लग रहा है सोए हुए थे, क्या है आज? चलिए, जाइए। धन्यवाद। जय श्री राम।